नमस्कार, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी हाल में ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस भर्ती को रीओपन किया गया है। 94 एडिशनल पदों के साथ इस भर्ती को दोबारा से शुरू किया गया है। अभी तक अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर लिया है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के बारे में जानेंगे। इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि अभी हाल में थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले बार से इसके पैटर्न में। क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए, पहली बार अगर आप पीसीएस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप पहली बार पीसीएस परीक्षा देंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 7 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले भी विज्ञापन जारी किया गया था 224 पदों पर, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें 94 एडिशनल पदों को सम्मिलित करके 318 पदों पर दोबारा से विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। और इसके लिए आपको अप्लाई कब तक करना है, लास्ट डेट एक बार देख लीजिए, 28 दिसंबर 2021 तक आपको अप्लाई करने का समय दिया गया है। तो आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों आप जरूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसे गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। 318 पद पर पीसीएस की भर्ती दोबारा से शुरू हो गई है। इसमें कौन कौन से पद ऐड किए गए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले डिप्टी कलेक्टर के पद नहीं थे, इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के 10 पद रख दिए, यानी कि एसडीएम के पद नहीं थे। जो पहले विज्ञप्ति आई थी 224 उसमें एसडीएम के पद नहीं हुआ करते थे, तो इसमें इन्होंने 10 पद एसडीएम के इस बार ऐड किए हैं। इसके अलावा देखिए कारागार अधीक्षक, ये सभी बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट हैं। 3 पोस्टें इसकी है। सहायक आयुक्त वित्त विभाग में 16 पोस्टें। इसी तरह से कल्याण जिला समाज कल्याण अधिकारी, सब लेवल 10 की पोस्टें हैं। इसमें आपको 5400 ग्रेड पे आपको नौकरी मिलेगी और बहुत बढ़िया गजेटेड अफसर की आपकी पोस्ट होगी। तो और इसमें आपको 5 पद हैं। इसके अलावा संपादक सूचना विभाग, ये आपका लेवल फिर से 10 है और इसमें आपकी एक पद निकला है। ऐसे ही कार्य अधिकारी पंचायती राज विभाग में 5 पोस्टें, राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग में 28 पोस्टें निकली। हालांकि इसका लेवल 7 है लेकिन फिर भी सैलरी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के 94 आपके एडिशनल पद निकले हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसकी परीक्षा के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं उत्तराखंड पीसीएस के परीक्षा के पैटर्न के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस 2 चरणों में इस परीक्षा का संपादन होता है। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, एक होती है मुख्य परीक्षा, ठीक है। फिर मुख्य परीक्षा के भी दोस्तों क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं। एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है साक्षात्कार, ठीक है। यानी कि आप इसके एक तरह से 3 चरण मान सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा जिसको कि दोस्तों स्क्रीनिंग एग्जाम भी बोला जाता है। स्क्रीनिंग एग्जाम एक तरह की दोस्तों स्क्रूटनी परीक्षा होती है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए इसको स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। इसका पैटर्न आपका लिखित रूप का नहीं होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलते हैं, जैसे कि आपके टिपिकल समूह का पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए क्या होगा। देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके भी आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों। आपके 2 पेपर इसमें होंगे, ध्यान रखना है। इसमें आपका समूह की तरह एक पेपर नहीं होगा, इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का, जबकि दूसरा पेपर होगा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो विषय है, विषय सामान्य अध्ययन में, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो इसका जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 150 मार्क्स का, और इसमें आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। अब अभी हम जनरल स्टडी के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये आपका दोस्तों दूसरा पेपर होगा, ठीक है। पहली पाली में आपका एक पेपर होगा, फिर सेकंड पाली में दूसरा पेपर होगा। ये आपका जो पेपर है दोस्तों आपका कुल मिला के 150 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 100 प्रश्न होते हैं और एक
प्रश्न आपका 1.5 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों आपके 150 मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स इसमें हो गए, तो टोटल आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है दोस्तों वो 300 मार्क्स की होती है, और इसके लिए आपको कुल मिला के 4 घंटे मिलते हैं, यानी कि पहला पेपर 2 घंटे का, फिर अगला पेपर भी 2 घंटे का, ठीक है। अब इसमें बदलाव क्या है, देखिए बदलाव ये आया है कि दोस्तों जो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है दोस्तों, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा इस बार, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब आपकी मेरिट बनती थी प्रारंभिक परीक्षा की, तो उसमें आपके जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके मार्क्स को भी ऐड किया जाता था, ठीक है। अब इसको ऐड नहीं किया जाएगा, इसको ऐड नहीं किया होगा, इसमें आपको दोस्तों 33% अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, यानी 33% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 52 नंबर। तो 52 नंबर आपको इसमें लाने होंगे, ठीक है। 52 नंबर अगर आप इसमें लेके आ जाते हैं तो फिर आपको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आपकी जो ओमार सीट है उसको कंसिडर किया जाएगा इसके लिए, यानी कि आप तब आपकी जो मेरिट है, मेरिट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। फायदा क्या है, देखिए पहले क्या हुआ करता था कि सामान्य बुद्धि परीक्षा में, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। अभी इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते थे, जिनकी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता था, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर घाटा होता था, ठीक है, घाटा होता था। तो होता क्या था कि वो यहाँ तो अच्छा कर जाते थे सामान्य अध्ययन में, लेकिन यहाँ उनको कहीं ना कहीं घाटा हो जाता था, और क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है स्क्रीनिंग परीक्षा की और मुख्य परीक्षा के लिए, तो वहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले हैं वो लोग ज़्यादा स्कोर कर जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो जो मेरिट बनती थी वो पूरे 300 मार्क्स में से पहले बना करती थी, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा कि बस उनको क्या करना होगा, इसको क्वालिफाई करना होगा, तो आपकी जो मेरिट है वो केवल 150 मार्क्स में से ही बनेगी, ठीक है। जो आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा से आप मुख्य परीक्षा की ओर को जाएंगे तो आप 150 मार्क्स से ही आपकी मेरिट बनेगी, और ये वाला आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन इससे घाटा क्या है, इससे घाटा यह है कि आपको दोस्तों इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 33% लाने पड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसमें जो आर्ट के स्टूडेंट है, जो कि आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, चाहे दोस्तों अगर आप यहाँ 150 में से 150 भी ले आओगे ना, और अगर आप यहाँ पर अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी जो ओमार सीट है उसको मेरिट के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो मेरिट जो आपकी ओमार चेक होगी वो होगी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो इसमें देखा जाएगा कि आपके 33% अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये नहीं आएंगे तो होगा क्या कि आपका ये जो ऊपर वाला जो सामान्य अध्ययन वाला वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपका अपने आप ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका घाटा है। पहले ये चल जाता था कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ पर आपने कम भी स्कोर किया तो यहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर करके दोनों का मिला मिलू के आप अंदर हो जाते थे, ठीक है। तो ये एक तरह का घाटा भी है, एक तरह से फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि चलो अब ये रहेगा कि आप यहाँ थोड़ा सा आप 33% ले आओ किसी भी तरीके से, और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करके आप आसानी से मेरिट में आ सकते हैं और आसानी से स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का टोटल पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का, इसका आगे आने वाली परीक्षा से आपका कोई संबंध नहीं है। बस ये आपको एक सीढ़ी पार करवाएगा कि आप प्री से मेन में क्वालिफाई हो गए। जो मेंस परीक्षा की जो कि 2 चरणों में है, एक है आपकी मुख्य लिखित परीक्षा और दूसरी जो साक्षात्कार, इसके मार्क्स ही दोस्तों फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि जो परीक्षा है 2 चरणों में होती है, एक प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। फिर मुख्य परीक्षा के 2 कंपोनेंट है, एक है लिखित परीक्षा और दूसरा होता है साक्षात्कार, ठीक हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में, फिर इसके बाद आगे मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा हमारी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, उसमें आपके टोटल मिला के दोस्तों 6 यूनिट हैं, ठीक है। 6 यूनिट है, पूर्णांक आपका 150 है। देखिए इसमें क्या क्या आएगा, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें प्रागैतिहासिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सभी आपका आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति भी रहेगी, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में होने वाला है, ठीक है। आपका इसका सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, अदरवाइज यूकेपीएससी की वेबसाइट में जाइए, वहां पर भी सिलेबस अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों जो यूनिट 2 है दोस्तों, वो भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल। देखिए उत्तराखंड भी आपका हर एस्पेक्ट में आएगा, उत्तराखंड की हिस्ट्री आएगी, उत्तराखंड का भूगोल आएगा, ठीक है। इसी तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें राष्ट्रीय, ठीक है। इसके अलावा जो भारत का संवैधानिक विकास, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, भारत का संविधान, अंतर्राष्ट्रीय, सभी चीजें आएंगी, भारत की राजनीति, ठीक है। और इसके अलावा पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे
राज्य और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है हर जगह, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें यूनिट 4 की, तो आर्थिक और सामाजिक विकास से, यानी कि आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर दोस्तों करंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की जीके होती है वो डायनेमिक जीके होती है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की, तो वो स्टैटिक जीके होती है, जिसमें डायनेमिक जीके होती है जो लगातार चेंज होती है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने हैं उन पे, और इसी तरह से आपको दोस्तों उत्तराखंड का भी इकोनॉमिकल फैक्टर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यूनिट 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसमें आपके सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। इसमें भी दोस्तों करंट बहुत ज़्यादा हावी रहता है। पारिस्थितिकी और विज्ञान ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह से भौतिक विज्ञान की जागरूकता, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, और ऐसी कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, ठीक है। और फिर लाइफ साइंस में तो देखिए दोस्तों, जैसे विज्ञान से मतलब जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों विज्ञान वाला पोर्शन। और यूनिट जो 6 है वो दोस्तों वो है टोटली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है, इसकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। अगर मैं 2014 के पेपर की बात करूं दोस्तों, तो 2014 का मैं पेपर अगर पीसीएस का पेपर देखेंगे तो उसमें 19 नंबर की हिस्ट्री है, 19 नंबर की ज्योग्राफी है, 19 नंबर की पॉलिटी है और 19 नंबर की इकोनॉमिक्स है। तो चारों को बराबर पोर्शन दिया है। अगर इसमें करंट अफेयर्स जोड़े तो करंट अफेयर्स का अलग पोर्शन मैं बनाऊं तो वो इकोनॉमिक्स और करंट का ज़्यादा आता है, ठीक है। इसी तरह से 33 नंबर की उसमें अराउंड उत्तराखंड मिलती है। तो आपको साफ साफ यहाँ से पता चल रहा होगा कि आपको ज़्यादा क्या पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 19 मार्क्स की केवल वो आती है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा देख सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और उत्तराखंड जीके पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहीं से आपके सिलेक्शन का ज़्यादा चांस बनते हैं, ठीक है। अगर आप 150 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपके दोस्तों ज़्यादा चांस रहेंगे। इसी तरह से आप जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही बोला कि इकोनॉमिक्स में अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, साइंस में ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ पर आपके लिए कम सिलेबस है और ज़्यादा मार्क्स का स्कोप बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। प्रीलिम्स में जो हमने फर्स्ट पेपर है यानी कि सामान्य अध्ययन, उसका सिलेबस हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस की, ठीक है। तो जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है, थोड़ा सा आप एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या है, पहले मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100, लेकिन प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1.5 अंक का होगा, यानी कि कुल मिला के 150 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर है ये भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, जबकि 20 प्रश्न होंगे इसमें लैंग्वेज के, ठीक है। 20 प्रश्न इसमें होंगे लैंग्वेज के। अब लैंग्वेज को भी 2 पार्ट में बांट लो, 10 प्रश्न इसमें होंगे हिंदी के, 10 प्रश्न होंगे इंग्लिश के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हिंदी और इंग्लिश ये भी रोल प्ले करेगी। तो भाई 80 प्रश्न जो होंगे वो आपके क्या होंगे, सारे एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता परीक्षण जैसे कि आप पढ़ते हैं, ठीक है। कथन, वचन, सत्य, असत्य कथन, ठीक है, ठीक है। और जैसे समरूपता, असमानता और संप्रेषण, और इसी तरह से तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, मिरर वाले क्वेश्चन, निर्णय लेना, समाधान लेना, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इससे रिलेटेड दोस्तों इसमें प्रश्न रहेंगे। मतलब कि आप मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न मान लीजिए वो इसमें दोस्तों रहेंगे, और वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, यानी कि 80 प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड। तो 80 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मार्क्स का तो वही आएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश में आपके दोस्तों थोड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कुल मिला के 7 और मतलब बिंदु 9 में आपके 13 प्रश्न है, बिंदु 8 में इसमें कुल 7 प्रश्न है। मतलब कि इसमें टोटल मिला के 20 प्रश्न आएंगे। इसमें आपके क्या होंगे दोस्तों कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में आपके 3 से 4 इसके बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए जाएंगे, उसी से आपके प्रश्न इसमें बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके इसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसे वोकैबुलरी होगी, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ये सब चीज़ें दोस्तों इसमें आती है। ऐसे ही आपका क्या होगा, हिंदी का भी प्रश्न होगा। हिंदी में भी आपसे क्या होगा कि आपसे एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, पैराग्राफ दे के
से आपसे क्या किया जा सकता है, उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ते थे, आपने अभी हिंदी और इंग्लिश जब आपने दी होगी, आप 10th में 12th में जिस तरह से पढ़ते थे हिंदी और इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको एक अनसीन पैराग्राफ दिया जाता था, फिर उस पैराग्राफ से आपको क्या देखने होते थे, उत्तर देने होते। इसके अलावा आपको दोस्तों जैसे इसमें फिर वही जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो तत्सम तद्भव और ये सब चीज़ें, यानी कि आपको व्याकरण भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको ग्रामर पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आपके टोटल मिला के 20 प्रश्न आएंगे, तो 20 गुणा 1.5 करें तो 30 मार्क्स आपके इससे बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि भाई आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं है, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो आप हिंदी और अंग्रेजी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ 30 में से अगर आप 25 भी ले आए, तो फिर आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 25 यानी 26-27 मार्क्स और लाने पड़ेंगे। कहाँ? इधर, मतलब आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप ला सकते हैं। लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर कर जाएं तो आपका आसानी से जो ये सेकंड वाला पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड वाला पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का, आपको बस 33% मार्क्स से इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको कंसिडर कर लिया जाएगा आगे की मतलब मेरिट के लिए, यानी कि मेरिट में आप कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब मेरिट में उसमें आओ ना हो बात अलग है, कम से कम एटलीस्ट आप कंसिडरेशन आपका हो जाएगा। फिर आपके देखे जाएंगे 150 मार्क्स का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आप कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर होगा, यानी अगर आप कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं, तो फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे इसमें जो मार्क्स हैं वो मुख्य परीक्षा में बिल्कुल भी काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मेंस पेपर की। अब बात करेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के सेकंड जो चरण है वो है मुख्य परीक्षा, जो कि लिखित प्रकृति की होती है। इसमें दोस्तों आपके 7 प्रश्न पत्र होते हैं, 7 आपके पेपर होंगे, सारे के सारे कंपलसरी है। यहाँ पर आपको आयोग अपनी तरफ से कुछ भी सब्जेक्ट को चुनने का चॉइस नहीं देता है। अब ये 7 पेपर है, देख लीजिए कैसे कैसे हैं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा का पेपर होगा, जिसमें आपके 300 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र आपका भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज संस्कृति से होगा, इसमें 200 अंक होंगे, 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, ऐसी जो तीसरा है वो भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसमें 200 प्रश्न आएंगे, और मतलब कि 200 पेपर 200 नंबर का होगा, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र है वो भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें भी 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे। इसी तरह से पंचम है वो आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, 200 और 3 घंटे का। ठीक है, इसी तरह से जो छठा है वो है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 200 और 3 घंटे। और सप्तम जो होगा उसमें फिर आपका एप्टीट्यूड आ जाएगा दोबारा से, और एथिक्स का पेपर होगा जिसमें कि आपका 200। तो कुल मिला के आपके 1500 मार्क्स का ये रहेगा मुख्य लिखित परीक्षा का पेपर। ठीक है, ध्यान रखना कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है, लेकिन भाषा में आपको फिर 35% न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप इसमें 35% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको फिर आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा साक्षात्कार के लिए। ठीक है, यानी कि आपकी आगे की कॉपियां चेक नहीं होगी। तो इसमें आपको एटलीस्ट 35% चाहिए, और फिर जाके आपकी कॉपी आगे के लिए चेक होगी। ठीक है, और इसका क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, देखना ऊपर नीचे यहाँ फर्क है, ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 35% लाने हैं। फिर उसके बाद आगे आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें भाषा के नंबर भी काउंट होंगे। ठीक है, तो 1500 तो ये हो गए, और फिर इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा 200 मार्क्स का। ध्यान रहे जो मेरिट बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, वो टोटल 1700 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, स्क्रीनिंग स्क्रूटनी परीक्षा। ठीक है, तो इसमें आपका जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा तो अभी आपको मेंस के मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, यानी कि आपको 1500 मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। ये आपके तब बताएंगे जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपके मेंस में मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, यही रूल होता है मेंस परीक्षा का, रूल यही होता है कि आपको जब आपका रिजल्ट आएगा आपको हाँ ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरा क्वालिफाई हो चुका है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, मान लेते हैं आप मेंस लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं, और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे, लेकिन आपको अपने मार्क्स पता नहीं होंगे। आपको मार्क्स पता कब लगेंगे? जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट यानी कि इंटरव्यू देने के बाद का जो रिजल्ट आएगा वो 1700 मार्क्स में से आपको पता लगेगा कि आपने कितने स्कोर किया। ठीक है, तो ये भी आयोग की एक पॉलिसी रहती है। इवन आयोग की क्या, यूपीएससी की भी यही पॉलिसी है, संघ लोक सेवा आयोग की भी यही पॉलिसी रहती है, और सभी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इसको अपनाते हैं। ठीक है,
तो ये तो दोस्तों आपका हो गया पैटर्न। अब बाकी अगर मेंस के सिलेबस की बात करें तो बस इसी को बाइफरकेट कर देना है। ये जो सिलेबस है इसी को अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो यही मेंस का सिलेबस है। तो मेरा तो यही राय रहेगी कि आप मेंस की तैयारी करके पढ़ें। तो मेंस की तैयारी करके आप पढ़ेंगे तो उससे आपका प्री निकलना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। आप उत्तराखंड के अन्य एग्जाम की तैयारी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत हाई लेवल की तैयारी जब आप करते हैं तो अपनी आपकी जो लो लेवल के एग्जाम है वो बहुत ईजिली आपसे निकलने लग जाएंगे। देखिए, ध्यान रखना कि ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, तो इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा इसमें नहीं पूछी जाती, इसमें एनालिटिकल ज़्यादा होता है। हालांकि उत्तराखंड पीसीएस फैक्चुअल पे ज़्यादा डिपेंड करता है, यूपीएससी ज़्यादा एनालिटिक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका थोड़ा सा एनालाइजेशन पावर है वो ज़्यादातर देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ना कि यूके ट्रिपल एस सी की तरह। यूके ट्रिपल एस सी का पेपर तो कहीं से भी आ सकता है ना, क्योंकि उनका वनडे एग्जाम होता है। वनडे एग्जाम में उनको सिलेक्शन चाहिए होता है, तो बस वहाँ तो क्या है कि जिसका दिन अच्छा रहा तो वो उस दिन वहाँ सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आपके फिल्ट्रेशन लगते हैं, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो आपकी अगर स्टडी एथिकल स्टडी रहेगी तो आपका इसमें सिलेक्शन होना श्योर है, आपको कोई भी सिलेक्शन पाने से नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो पीसीएस में मुख्य परीक्षा होगी उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा लैंग्वेज वाला, जिसमें आपको 35% अंक लाने अनिवार्य है। थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे और हमने डिस्कस किया कि भाई इसमें पूर्णांक 300 अंक का रहेगा। तो इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और निबंध लेखन आता है, ठीक है। तो सामान्य हिंदी का मतलब आप इसको 150 अंक का मानिए। तो इसमें आपसे राजभाषा, परिनियमावली, संचित परिचय 10 अंक की, शब्द रचना से संबंधित 25 अंक आएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है। इसके बाद शब्द विवेक में जैसे आपके शब्द भेद हैं, तत्सम, तद्भव, इनसे रिलेटेड दोस्तों इसमें आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, वाक्य रचना से संबंधित आपके 10 अंक आएंगे, जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र, संयुक्त, इससे रिलेटेड दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे। वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, ठीक है, और ऐसी भाषा का मानकीकरण, ये आपका मेंस का सिलेबस है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। इसी तरह से लोकोक्ति और मुहावरे, ये 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और कार्यालय पत्रों के प्रारूप, ये आपको दोस्तों समझने पड़ेंगे। शासकीय पत्र जो भी निकलते हैं, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, ये सब दोस्तों आपको आना चाहिए। टिप्पण, है ना, ये सब आपको दोस्तों आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कार्यालय के द्वारा जो पत्र निकलते हैं, जैसे आप शासन, उत्तराखंड शासन के जितने पत्र निकलते हैं, थोड़ा आप उनकी नॉलेज ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है, इतना कोई टफ ये है नहीं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही जनरल इंग्लिश का भी ऐसे सिलेबस है, इसमें आपका कंपेरिजन आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पैसेज आ सकता है और उस पैसेज से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपके इसमें ट्रांसलेशन वाला आता है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाला है, 5 मार्क्स का आता है। ऐसी कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है ऐसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग जो आता है वो आपका 130 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसमें 130 मार्क्स का जो ऐसे राइटिंग होता है वो आपको इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये तो चलो मेंस की बात है, अभी तो हमें पहले प्रीलिम्स की सीढ़ी क्वालिफाई करनी होगी, फिर उसके बाद आप मेंस को भी अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि इसका सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। हालांकि यूकेपीएससी की वेबसाइट में भी ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए प्रीलिम्स तो आप मेरे हिसाब से अगर आप एक एथिकल स्टडी करेंगे तो बहुत इजीली उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, बस जो चली आ रही हैं पैटर्न में आपके आसपास ही वो सब अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी की सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और एडिशनल बुक्स भी आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अगर हर बुक की अगर आप एक घटना चक्र ले लें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। एटलीस्ट पीसीएस प्रीलिम्स निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली दोस्तों अखबार पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल कई सारे हैं जो कि डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी कई चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन पढ़ना आज के समय पर सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको डेली
डेली टू डेली न्यूज़ मिल जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब पढ़ें तो उसको ज़रूर नोट कर लें कहीं पर, क्योंकि हो सकता है कि आप उसको 1-2 दिन बाद भूल जाए, तो आप उसको दोबारा से रिवाइज करने की आवश्यकता रहती है। तो आप उसको बार बार क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि यहाँ पर ये जो परीक्षा है दोस्तों, ये इसी चीज़ की परीक्षा है कि आप कितना याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पर कोई साइंस नहीं चल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। यहाँ पर यही चीज़ है कि आप कितना याद रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको लगातार उस चीज़ को रिपीट करते रहना है। कितना आप रिपीट कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पीसीएस जो परीक्षा है दोस्तों, वो यही मांगती है कि आप कितना चीज़ों को याद कर सकते हैं, और जितना आप चीज़ों को याद करेंगे तो उतना ही आपका दिमाग चलेगा, खुलेगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इसीलिए इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो इसीलिए डाला गया है, क्योंकि जब आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हो या मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तो वही इसीलिए आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाता है। इसको अगर देखें तो CSAT बोला जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि यूपीएससी में चलता है। यहाँ पर इसको बौद्धिक अभिक्षमता परीक्षण बोल रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड बोला जा रहा है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को दोस्तों आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए बुक्स की अगर मैं बात करूं तो कई बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मेरे हिसाब से आप NCERT की बुक्स को पढ़ें। NCERT की हर सब्जेक्ट की 6 to 12 की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी बहुत एथिकल स्टडी हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो प्री के लिए भी काफ़ी है, मेंस के लिए भी आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। मेंस में भी आप अच्छी बुक्स हैं। मेंस में तो अगर आप मैं वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर बुक्स पर कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से तो आप प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो लूसेंट, घटना चक्र ये इनफ है। ऐसी ही आपकी परीक्षा वाणी है और कुछ जैसे अजय रावत की बुक है, ये इनफ है, क्योंकि यूकेपीएससी कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा इधर के प्रश्न, इधर डीप वीप के प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि उसको स्क्रीनिंग करनी है, छटनी करनी है। तो उसको आपका प्रारंभिक ज्ञान देखना है, उसके बाद ही आप मेंस के लिए आप इन बुक्स की ओर को जा सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो 36 तरह की बुक चली हुई है ना, तो वो आप उनकी ओर को जा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा का पैटर्न हमेशा ऐसा रहता है कि आप प्रीलिम्स तो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो वहीं से आप कॉन्फिडेंस में आके मेंस की तैयारी भी बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं यही बोलूँगा कि आप अभी से मेंस की तैयारी शुरू करें तो आपका आराम से प्रीलिम्स भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। इसके अलावा हमारे चैनल के द्वारा भी अब जल्दी ही जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पर सीरीज चलाई जाएगी। हो सकता है इस चैनल पे ना चले, जैन नेगी मैथमेटिक्स जो हमारा दूसरा चैनल है, हो सकता है उसमें चलाएं। फिर देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस पे भी हम सीरीज चलाते रहेंगे, बीच बीच में वीडियोस इंपॉर्टेंट डालते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएशन यही है कि आप इसको, हमारी वीडियोस जो आती हैं उसमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।